हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको 3 सृष्टि डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि फॉरेस्ट रेंजर के साथ फॉरेस्ट में घटी हुई है। आगे की कहानी मैं आपको बिल्कुल उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मेरा नाम मार्क है और मैं इन जंगलों में फॉरेस्ट रेंजर का काम करता हूँ। मैं आपको इस जगह के बारे में पूरी डिटेल के साथ तो नहीं बता सकता। अपने करियर के दौरान हुए कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताना चाहता हूँ जो सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जंगल जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। ये अपने अंदर कई सारे ऐसे राज दफन किए हुए हैं जो कि बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी पता नहीं है। और हमारे ऑफिसर्स भी इन्हीं बातों को छुपाने के लिए कहते हैं, जिससे कि लोगों के बीच डर का माहौल ना पैदा हो। पर फिर भी हम इस बारे में लोगों को बताना ही अच्छा समझते हैं, जिससे कि वे अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ इन जंगलों में घूमने के लिए आएँ और उन्हें भी पता चले कि हम किस किस मुसीबतों का सामना करते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको एक केस के बारे में बताऊं, ये केस मेरी जॉब के शुरुआती दिनों में ही हुआ था। मैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए तैयार भी नहीं था, पर यह सब इतना अजीब हो गया कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं शुरू में टीम में ज्वाइन हुआ, तभी मुझे एक ग्रुप को लोकेट करने के लिए बताया गया। उन्होंने बताया कि वो हाइकर्स का एक ग्रुप था और वो कुछ दिनों से लापता है। वहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आए थे और वहाँ से वे अभी तक अपने घर नहीं पहुँचे हैं। जब हम वहाँ पर गए और हमने छानबीन की तो हमें उनके टेंट वगैरह और सारा सामान वहीं पर मिला, पर हमें उनके वहाँ से जाने के कोई निशान नहीं मिले। हमने आसपास की जगह को भी चेक किया तो हमें कुछ ऐसे निशान मिले जो कि हमें लग रहा था कि शायद उनके ही होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। वो निशान उनके ही थे। हमने उन निशानों को पीछा करने का फैसला किया। हम उन निशानों की ओर आगे बढ़ते रहे। जंगल में बहुत ही अंदर हम वहाँ पर पहुँच गए। उस जगह पर ऐसा लग रहा था जैसे कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। उस जगह की हवा में भी कोई अजीब सा ही भारीपन था। वहाँ के पेड़ पौधे भी ऐसे लग रहे थे जैसे सब पास पास में ही उगे हुए हों, और वे एक बहुत ही अजीब सी फिगर बना रहे थे। हम जब उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो हमें एक अजीब सी खुशबुसाहट महसूस हुई। खुशबुसाहट का पीछा किया और हमें लगा कि शायद वो हाइकर्स यहीं पर ही हो और शायद ये उनकी ही आवाज़ें हो। हमें वहाँ पर थोड़ी सी क्लियर जगह मिली और हमें वो ग्रुप भी वहीं पर ही मिला। वो देखकर हम शुरू में हैरान रह गए कि वो सब यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्योंकि वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ कुछ अजीब सी फिगर्स भी थी। वो सारे हाइकर्स हमारी तरफ चेहरा किए हुए खड़े हुए थे, पर वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक अजीब सी दिखने वाली आकृति भी खड़ी हुई थी और वो बहुत ही अजीब सा वहाँ पर खड़े हुए थे। वो देखकर मानो हमारा खून जम सा गया था। हम कुछ भी वहाँ पर करने की उम्मीद में नहीं थे, क्योंकि हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो आकृति ऐसी लग रही थी जैसे कि वो पूरा इंसान हो, पर उसके अंदर से शाखाएं निकली हुई थी। उनका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मान लो उस पूरे शरीर के ऊपर तेल ही तेल हो, और वो बहुत ही अजीब से लग रहे थे। पर हमें उन हाइकर्स को तो बचाना ही था, इसलिए हम उन हाइकर्स को बचाने के लिए आगे बढ़े। वो हाइकर्स उन पेड़ों की शाखाओं से जकड़े हुए थे और हमें उन्हें बचाना भी था, पर हम उन्हें बचाते कैसे? उन आकृति से लड़ना तो लगभग नामुमकिन ही था। वो देखकर मेरे और साथी तो समझ गए थे कि वो क्या है, और वो वहाँ से भाग गए, क्योंकि वो शायद उस चीज़ का सामना या फिर उन जैसी चीज़ों का सामना पहले भी कर चुके थे, और वे मुझे भी वहाँ से चलने के लिए कह रहे थे। पर मेरे शरीर पर तो जुनून सवार था कि मैं उन हाइकर्स को लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। मैं जैसे ही आकृति की तरफ आगे बढ़ने लगा, वैसे ही उसने मुझे पीछे मुड़कर देखा। उसने मुझे देख लिया था, पर जैसे ही मैं उसके पास उसे टच करने के लिए गया तो उसकी स्किन ऐसी थी जैसे कि बहुत तेलदार हो या उसके ऊपर बहुत तेल लगा हुआ हो। पर यह शायद मेरी गलती थी और उस आकृति ने हमें वहाँ पर देख लिया था। वो देखकर उसने अपनी एक शाखा से हमारे ऊपर वार किया। वो शाखा मुझे इतनी तेज लगी थी कि मैं बहुत ही दूर जाकर गिरा और वहीं पर बेहोश हो गया।
जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कैंप में था। जब मुझे वहाँ पर होश आया तब मुझे पता चला कि जो मेरे साथी फॉरेस्ट रेंजर थे वो मुझे वहाँ से उठाकर ले आए थे। जब मैंने उनसे उन हाइकर्स के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला और वो सब ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि वहाँ पर उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। वो देखकर मैं बहुत ही हैरान था, पर मेरे सिर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था कि मैंने उस समय उस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं ठीक हो गया और मैंने अपने साथी फॉरेस्ट रेंजर से उन सब के बारे में पूछा तब मुझे उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने हमें बताया कि हमारे प्रोफेशन में इन सब चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए कोई जगह नहीं होती। हमारा डिपार्टमेंट ये सारी बातें लोगों से छुपाता है और इस बारे में ज़िक्र ना करने के लिए कहता है। इसी वजह से तुम भी उस बारे में भूल जाओ। वो सुनकर मुझे बहुत हैरानी तो हुई, मजबूरन मुझे उन सारी बातों को भूलना ही पड़ा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने हमसे मना किया था कि वो इन सारी बातों का ज़िक्र बाहर ही ना करे, वरना लोग शायद इन जंगलों में आना ही बंद कर दें। मैंने उस बारे में किसी को बताया तो नहीं, पर आज जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मेरा खून जम सा जाता है। ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे साथ हमारे करियर के दौरान में होती ही रहती है। अगर मैं आपको एक दूसरी घटना के बारे में बताऊं तो ये मेरे साथ जब हुआ था, जब मैं नॉर्मल अपनी ड्यूटी कर रहा था। मुझे जंगल में पेट्रोलिंग के लिए बोला गया था, तो मैं वहाँ पर ऐसे ही पेट्रोलिंग कर रहा था। मुझे पेट्रोलिंग करते करते रात हो गई। उस दिन मौसम भी बहुत ही ख़राब था, इसी वजह से मुझे शायद वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं वहाँ पर आगे बढ़ता रहा और वहाँ पर ही पेट्रोलिंग करता रहा। जब मैं एक रोड के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा है। वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे उससे पूछना चाहिए कि वो वहाँ पर क्यों खड़ा है और शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। ये सोचकर मैं उसकी तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो मैंने उससे आवाज़ दी। मैंने उससे कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। मैं उसके पास पहुँच गया और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके कंधे पर हाथ रखते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैंने किसी बर्फ़ की सिल्ली को छू लिया हो। वो एक बहुत ही ठंडा सा एहसास था। वो टच करते ही मैं समझ गया कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है और मेरा खून वहीं जम सा गया। जब उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा, मैंने देखा कि उसका चेहरा बहुत ही गंदा हो रखा था, जैसे कि वो कुचला गया हो और उसकी आंखें की जगह बिल्कुल काले गड्ढे थे। वो देखकर मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। पर अचानक से उस आदमी ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं बहुत ही दूर जाकर गिरा और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक लाश के पास खड़ा हूँ। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक आदमी के पास पड़ा हूँ और वो आदमी वही था जिसने मुझे अभी धक्का दिया था। वो देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। मैंने रेडियो से हेल्प मांगने की भी कोशिश की अपने हेडक्वार्टर पर वहाँ पर से भी कोई जवाब नहीं आया। तब मैं उसके पास गया और मैंने दोबारा उसे देखा। तब मुझे पता चला कि वो तो एक डेड बॉडी है और वो डेड बॉडी एक रेंजर की ही थी जो हमारे साथ ही काम किया करता था। ऐसा मुझे उसके कपड़ों पर से पता चला और जब मुझे महसूस हुआ कि शायद उसने मुझे अपनी डेड बॉडी के पास ही पहुंचाया है, क्योंकि वो पता नहीं कितने ही टाइम से वहाँ पर पड़ा हुआ था और किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। और मुझे तो वहाँ से फिर भी निकलना था और रात भी हो रखी थी। मुझे वहाँ पर बहुत ही डर लग रहा था। तब मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ने लगा। उस समय मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था कि मुझे दिशाओं का भी पता नहीं चल रहा था कि मुझे किस तरफ जाना है। पर मैं वहाँ से आगे बढ़ने लगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रास्ता मिल ही जाएगा या फिर और रेंजर्स जो कि पेट्रोलिंग पर होंगे वो मुझे ढूंढ ही लेंगे। और ऐसा ही हुआ। मैं जब थोड़े आगे गया और एक जगह थक कर बैठ गया, तभी मुझे अपने रेंजर्स की मुझे आवाज़ देते हुए महसूस हुआ। वो मुझे पूरी रात उस जंगल में ढूंढ रहे थे
क्योंकि मैं अचानक से गायब हो गया था और अपने बेस पर नहीं पहुंचा था। उनकी आवाज़ सुनते ही मेरी जान में जान आई और मैंने वापस उनको आवाज़ लगाई और बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था और मुझे वहाँ से उठाकर अपने बेस पर ले गए और उन्होंने मुझे कुछ दवाई वगैरह दी और मैं वहीं पर सो गया। जब अगले दिन मैं उठा तो मैंने उन्हें रात का पूरा किस्सा बताया कि किस तरीके से मेरे साथ जंगल में क्या घटनाएं हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि अगर मुझे जंगल में कोई भी अजीब सी चीज़ दिखाई दे तो पहले मुझे बेस में बताना है और उस चीज़ से जितना हो सके दूर ही रहना है और इन बातों को वो कहीं भी बाहर नहीं बताएगा। मुझे वो रात आज भी याद है और मैं उस बारे में जब भी याद करता हूँ तो बहुत ही अजीब सा मुझे डर लगने लगता है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे करियर के दौरान हमारे साथ होते ही रहते हैं और हम इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते क्योंकि ये सारी बातें हमारे करियर के दौरान हमारे लिए इतनी आम सी हो गई होती है कि हमें इन बातों से डर तो लगता है, पर हम जितना हो सके इन बातों से दूर रहने में और ध्यान देने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और केस के बारे में बताऊं, ये केस बहुत ही अजीब सा था और इसमें हमारे साथ क्या हुआ था हमें कुछ भी समझ में नहीं आया था। हम एक दिन शाम को अपने बेस पर ही बैठे थे, तब जगह पेट्रोलिंग करके आगे हम वहाँ पर बैठे ही थे, तभी हमें एक कॉल आई। अब हमारी ड्यूटी ऐसी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें मदद करने के लिए जाना ही होता था। तभी हमें एक कॉल आती है। अब हमें उस कॉल का रेस्पॉन्ड करना ही था क्योंकि जो सामने से कॉल आई थी वो बहुत ही डरी हुई आवाज़ में हमसे बात कर रहा था। उसने बताया कि कैसे उसके फ्रेंड हाइकिंग के लिए अकेले गए थे और वो जंगलों में कहीं खो गए हैं और आज 2 दिन हो गए हैं उनका कुछ भी पता नहीं चला। उसने उसे ढूंढने की भी कोशिश की पर वो उन्हें कहीं ढूंढ नहीं पाया। हमने उसे यकीन दिलाया कि हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। उसने हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए और बताया कि उसके फ्रेंड यहाँ पर गए थे और वे वहाँ पर ही कहीं होंगे। मैंने अपने जल्दी से 2-3 साथी को लिया और उनको ढूंढने के लिए निकल गया। वहाँ पर उसने उनके कोऑर्डिनेट्स बताए थे, हम वहाँ पर उनको ढूंढने के लिए चले गए थे। हम उनका कोई निशान ढूंढने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे। हम उनका निशान ढूंढने के लिए आगे बढ़े ही जा रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम जंगल के हिस्से में पहले कभी भी ना आए हों। वहाँ आगे बढ़ते हुए हमें बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, पर हम ज़्यादा घबराए नहीं और ना ही हमने ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया क्योंकि हम वहाँ पर मदद करने के लिए गए थे और हमें तो ऐसी चीज़ों का सामना होता ही रहता है। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा क्योंकि मेरे साथ मेरे 2 और साथी भी थे। जब मैं उसी दिशा में आगे बढ़ता रहा तब हमें उनके कुछ निशान वहाँ पर मिले। मुझे वहाँ पर एक हाइकर का जूता मिला था और उससे मैं यही समझ गया था कि शायद वो आगे ही कहीं पर होगा। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल तो थे कि वो जूता वहाँ पर कैसे आया और वो वहाँ पर क्या करने गए होंगे अपने कैंप को ऐसे ही छोड़कर, पर मैं उन ज़्यादा बातों पर ध्यान ना देते हुए उनको ढूंढने के लिए आगे ही बढ़ रहा था। तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें आगे पेड़ों की ओर से आ रही थी। मैंने उस आवाज़ों का पीछा किया, पर जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी उस तरफ जंगल और घना होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वहाँ पर सूरज डूबता जा रहा हो। जब हम उनको ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तब सुबह होने वाली थी, पर जिस हिस्से में मुझे उसका जूता मिला था उस हिस्से में आगे बढ़ते हुए हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो फिर से अंधेरा होता जा रहा हो और कुछ दूर जाकर हमें वो दिखने लगे, पर वहाँ पर इतना अंधेरा था कि मुझे वहाँ पर अपनी फ्लैश लाइट भी जलानी पड़ी। मैं उनको देखकर उनकी तरफ आगे बढ़ ही रहा था और मैं उसको आवाज़ें भी देते जा रहा था, पर वे सुन ही नहीं रहे थे और वे एक पेड़ से लगे हुए बैठे थे और शायद वे बेहोश थे। यही सोचकर मैं उनके पास जाने लगा। मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने उनकी नब्ज़ चेक की। तब मुझे पता चला कि वो मरे तो नहीं हैं, कि धड़कनें चल रही है। ये सोचकर मुझे और भी अच्छा महसूस हुआ, पर फिर हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जंगल पूरा शांत हो गया हो। अब वहाँ पर
कोई भी उसकाहट की या कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं थी जो कि नॉर्मल जंगल में होती है। तभी मैंने अपनी फ्लैश लाइट से आसपास देखने की कोशिश की। तभी हमने आसपास फ्लैश लाइट से देखने की कोशिश की, क्योंकि हमें वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। हमने फिर जैसे ही उन हाइकर्स की ओर देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि वो पूरे खून में भीगे हुए थे। ये देखकर हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जब हमने उन्हें चेक किया था तो वे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे और उनकी धड़कन भी चल रही थी। तभी कुछ गड़बड़ का एहसास होते देख हमने रेडियो पर हेल्प के लिए कॉल किया, पर हमें वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हमें वहाँ पर बहुत ही अजीब सा लगना स्टार्ट हो गया था। फिर हमने सोचा कि हमें इन हाइकर्स को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत ही अजीब सा होना स्टार्ट हो गया था। हमने उन्हें अपने कंधे पर लिया और हम वहाँ से जाने लगे। वहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो फिर हम फिर से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही हम आगे बढ़े तो वो कदमों की आवाज़ भारी होती जा रही थी, पर वहाँ पर हमारे पीछे कोई भी नहीं था। तब हम उनको ले जाते वहाँ से थक गए और हमने उन्हें वहीं पर लिटाया और वहाँ से हमने कॉल किया। तब हमारी कॉल कनेक्ट हो गई। हमने बताया कि हमें वो दोनों लोग मिल गए हैं और हम उन्हें लेकर बेस पर वापस आ रहे हैं। फिर वो हमारी ओर भाग कर आने लगे। वो देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए, पर हमने थोड़ी हिम्मत दिखाई और हम वहाँ से भागने लगे। वो भागते भागते उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया था, और जैसे ही हम उस घने जंगल से बाहर की तरफ निकले तभी वो हमारे पीछे आने बंद हो गए। हम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, पर हम जैसे कैसे करके अपने बेस की ओर पहुँचे। बेस में पहुँचने पर हमसे पूछा गया कि वो हाइकर्स जो मिल गए थे वो कहाँ थे, पर हमें तो कुछ भी पता नहीं था कि हमारे साथ सब क्या हुआ। हमने उन सब बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने हमें कोई भी जवाब नहीं दिया और ये कहकर बात को टाल दिया कि हम झूठ बोल रहे हैं। और शायद ये बात तो वे भी जानते थे कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे और हमारे साथ जो हुआ था वो सच था, पर उन्होंने हमारी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने हमारी बात ऐसे ही टाल दी। यही बहुत सारे केस मेरे करियर के दौरान मेरे साथ हुए हैं, जिनमें हमें ये कुछ भी समझ में नहीं आया है और वे केस आज भी अनसुलझे हैं। मैं कभी और आपको इन सब केस के बारे में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही।